हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज हमारी जो क्लास है वो इकोनॉमिक्स की है। इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 हम लेके आए हैं। सुपरफास्ट रिवीजन जो जीके आपकी प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आपके काम की हैं। जीके जीएस की वीडियो है, सारी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप जाके एक बार देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट में, क्योंकि प्लेलिस्ट आपकी कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। तो आज हमारा ये इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पढ़ा है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि जो चीज़ें हम ला रहे हैं एकदम सॉलिड ला रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ला रहे हैं। ठीक है, और चलिए आज हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, एक आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं योजनाओं के लिए, तो योजनाओं की वीडियो हम लाएंगे। थोड़ा सा योजनाएं और इकट्ठे कर ली जाए, कम से कम 60-70 योजनाएं करा दी जाएँ कि उसमें से कहीं आ जाए। केंद्र की और यूपी की दोनों कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। 2-3 दिन में हम करा देंगे योजनाओं को। बस 2-3 दिन में ये आपका इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे, उसके बाद हम योजनाओं को भी करा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने देख लिया था, भारत की कृषि तक देख लिया था, भारतीय कृषि, रबी खरीफ जायद, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं हरित क्रांति पे। ठीक है, उसके बाद हम किस पे आते हैं? हरित क्रांति पे आते हैं। तो अगर कहा जाए हरित क्रांति का जनक कौन है, तो ये कृषि वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग। ये कहाँ के थे? मैक्सिको के थे। ठीक है, एक कृषि वैज्ञानिक है नॉर्मन बोरलॉग, ये कहाँ के हैं? मैक्सिको के हैं। इन्हें जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि हरित क्रांति का नामकरण किसने किया था, ये नाम किसने दिया था, तो ये नाम दिया था विलियम गॉर्ड ने। ठीक है, ये नाम भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और अगर हम ये बात करें कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है एस एम स्वामीनाथन जी को। ठीक है, भारत में लाने का श्रेय जाता है एस एम स्वामीनाथन जी को। अगर हम विश्व स्तर पे बात करें तो हरित क्रांति का जनक हम किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। नाम सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक थे ये, और विलियम गॉर्ड ने इसका हरित क्रांति का नाम दिया है। और हम बात करेंगे भारत में, अगर बात करें लाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है स्वामीनाथन जी को। ठीक है, अब देखिए हरित क्रांति हम लोग पढ़ते हैं कि 1966-67 में आई थी, जब योजना अवकाश हमारा हो गया था 66 से 69 वाला। तो लेकिन वो हम जानते हैं एक ही बार, लेकिन दूसरी डेट हमें नहीं पता है। तो दूसरी डेट जो है आपकी 2 बार हरित क्रांति हुई है। तो एक बार 1983-84, एक बार 1966-67। तो ये डेट याद रखिएगा। तो जब 1966-67 में हुई हरित क्रांति, तो इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा? पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, ये लिखा है। ठीक है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी। ठीक है, पश्चिमी यूपी, तो ये याद रखेंगे हम। ठीक है, जब पहली हरित क्रांति हुई, जब पहली बार हरित क्रांति हुई, तब इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पड़ा? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उसके बाद जब आपकी 83 और 84 में दूसरी बार हरित क्रांति आई, तब ये पश्चिम बंगाल आपका, और बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और ईस्ट यूपी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्वी यूपी में इसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम बात करें और सर्वाधिक प्रभाव किस किस फसल पर पड़ा था पहली पंचवर्षीय योजना में, तो गेहूं और चावल में। गेहूं और चावल पे सर्वाधिक प्रभाव आपका पड़ा था। और ये जो हरित क्रांति है, इसे एक नाम और दिया जाता है नई कृषि युक्ति। इसमें बहुत सारे रसायन उर्वरक ये सारे प्रयोग में लाने लगे थे। तो ये हरित क्रांति में इतना ही आपका पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो हमने देख लिया हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। नाम किसने दिया था? विलियम गॉर्ड ने दिया था। भारत में लाने का श्रेय किसे है? एस एम स्वामीनाथन जी को है। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? गेहूं और चावल पे। और कब कब आई हरित क्रांति हमारी? 1966-67 में और 1983-84 में आई। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होंगी, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर आगे बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड की। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड की बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि इसकी शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, दुग्ध क्रांति भी बोल सकते हैं, दुग्ध से संबंधित है। ठीक है, तो क्या है ये ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? वर्गीस कुरियन ने की थी। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं, दुग्ध क्रांति भी कह सकते हैं हम। ठीक है, श्वेत क्रांति या दुग्ध से संबंधित थी चीज़ें। और हम यहाँ पर बात करेंगे कि नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट रिसर्च, और ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। इसमें इतना ही जानना है, बस ये पूछा जाता है आपका कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। शुरुआत इसकी वर्गीस कुरियन ने की थी। बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आप सुनते होंगे एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थित मूल्य। ठीक है, न्यूनतम समर्थित मूल्य जो एमएसपी सुनते होंगे, तो ये जो न्यूनतम समर्थित मूल्य है, बाजार में कोई भी रेट चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जो रेट सरकार निर्धारित करती है उसी रेट पर किसानों का जो है अनाज बिकता है। तो ये चीज़ होती है न्यूनतम समर्थित मूल्य की। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं एमएसपी क्या होता है। न्यूनतम समर्थित मूल्य वह, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कि यह वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसान से फसलों को खरीदती है, चाहे बाजार में कोई भी मूल्य है। तो बाजार में अगर कोई भी मूल्य है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सरकार जो है निर्धारित करेगी उसी पे क्या है किसानों का अनाज लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जब न्यूनतम समर्थित मूल्य किसके लिए लगाया गया था? गेहूं के लिए लगाया गया था सबसे पहले 1966-67 में। तो ये चीज़ें भी हम याद रखेंगे। फिर बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी केसीसी जिसे हम कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? 1998 से। यहाँ किसानों की सुविधा के अनुसार उन्हें ऋण दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आप जानते हैं केसीसी। ठीक है,
किसान क्रेडिट कार्ड और ये 1998 शुरुआत हुई। और एक केसीसी और है, वो भी कंफ्यूज मत होइएगा, पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा। एक होता है किसान कॉल सेंटर, इसे भी केसीसी कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 21 जनवरी 2004 को। तो ये डेट भी है, याद रखेंगे। तो ये चीज़ें हो गई आपकी इससे संबंधित चीज़ें, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड हो गया। श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, किसने शुरुआत की थी? वर्गीज कुरियन ने की थी। और जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में है, और ये 1995 में बना था, ठीक है। ये किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में, और किसान कॉल सेंटर जो है 2004 में 21 जनवरी। तो ये चीज़ें हो गई। फिर अब हम बात करेंगे मुद्रा के मूल्य का परिवर्तन हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। मुद्रा के मूल्य के परिवर्तन पे हम आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा। यहाँ से क्वेश्चन आपके भी बनते हैं, यहाँ सारी चीज़ों से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन की। तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन 4 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन सा है? पहली होती है मुद्रास्फीति, और एक मुद्रा अवस्फीति या मुद्रा संकुचन भी बोलते हैं। एक मुद्रा संस्फीति होती है आपका, और एक मुद्रा अपस्फीति होती है। तो इसका इंग्लिश भी जान लीजिए। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, और अपस्फीति या मुद्रा संकुचन होता है डिफ्लेशन, मुद्रा संस्फीति होता है रिफ्लेक्शन, और होता है मुद्रा अपस्फीति होता है डिफ्लेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो मुद्रास्फीति क्या होती है? सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो एक मुद्रास्फीति, एक अवस्फीति है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुद्रास्फीति में क्या होती है कि जब किसी वस्तु का मूल्य गिर जाता है, यानी कि मूल्य उसका गिर जाता है, तो क्या होती है? उसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। जब किसी वस्तु का मूल्य गिर जाता है तो उसकी क्या होती है? मुद्रा का मूल्य अगर गिर जाता है, यहाँ पे मुद्रा के मूल्य की बात करेंगे। अगर मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो वस्तु की कीमत, ये वस्तु की कीमत है, तो क्या होता है? वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अगर मुद्रा का मूल्य गिरता है तो वस्तु की कीमत बढ़ती है, ये होता है मुद्रास्फीति। ध्यान से सुनेंगे हम, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि यह वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तथा कीमतें बढ़ जाती हैं, वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए। ये एरो है, ये गिरने का निशान है, और ये जो ऊपर का एरो है ये बढ़ने का निशान है, याद रखिएगा। और जो अवस्फीति है या मुद्रा संकुचन है, ये हानिकारक होती है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो और इसमें क्या होता है? ये सेम इसकी उल्टा होती है, मुद्रास्फीति की उल्टा होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है तो वस्तु की कीमतें क्या है? घट जाती हैं। तो ये एकदम अपोजिट है, इसको दोनों को हम याद रखेंगे। तो हमने मुद्रास्फीति में क्या देखा कि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, वस्तु की कीमत जो है बढ़ जाती है। और फिर क्या है? मुद्रा अवस्फीति में हम देखते हैं कि मूल्य बढ़ता है, कीमतें गिरती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसलिए एरो बना के बताया गया है। एक होता है मुद्रा संस्फीति होता है। तो ये मुद्रा संस्फीति क्यों लाया जाता है? ये किसी भी मंदी से छुटकारा पाने के लिए जानबूझकर चीज़ें घटाई बढ़ाई जाती हैं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा मुद्रा संस्फीति को, ओके। इसमें क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा या साख की मात्रा में वृद्धि करके उसके मूल्य में भी वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। यानी जो भी मन होता है करते हैं, मूल्य में वृद्धि, साख में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि, सारी चीज़ें करते हैं। तो ये मुद्रा संस्फीति होता है। मंदी से छुटकारा पाने के लिए इसे जानबूझकर लाया जाता है। फिर हम बात करेंगे मुद्रा अवस्फीति। तो ये क्या होता है? मुद्रास्फीति को जो रोकने के उपाय होते हैं वही इसके भी होते हैं। और ये देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मुद्रा अपस्फीति लाई जाती है, याद रखिएगा। तो बस इतनी चीज़ें हैं। और मुद्रा संकुचन जो है हानिकारक होती है अपनी अर्थव्यवस्था के लिए। तो इतनी चीज़ें हो गई। मुद्रास्फीति हमने देखा, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। आप सीधे इंग्लिश याद करिए, इन्फ्लेशन याद करेंगे हम। इन्फ्लेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और जो वस्तु की कीमत है वो बढ़ जाती है। फिर डिफ्लेशन की बात करेंगे, इसमें क्या है? मूल्य बढ़ता है मुद्रा का और कीमत घटती है, ठीक है, वस्तु की कीमत घटती है। मुद्रा संस्फीति की यानी कि रिफ्लेशन की हम बात करेंगे तो मंदी से छुटकारा पाने के लिए इसे लाया जाता है। साख, वस्तु, मुद्रा सबका मूल्य बढ़ा दिया जाता है, जानबूझकर सारी चीज़ें की जाती हैं। और मुद्रा अपस्फीति की हम बात करेंगे तो ये आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लाया जाता है। इतनी चीज़ें हो गई। लेकिन क्वेश्चन आपके जो है यहीं से बनते हैं, मुद्रास्फीति और मुद्रा अवस्फीति से। ये दोनों याद रखेंगे हम, ठीक है। इन दोनों से ही क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बनेंगे। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम आते हैं अगले अपने इधर। तो एक होता है अवमूल्यन। तो मुद्रा का अवमूल्यन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अन्य मुद्रा की तुलना में, ठीक है, क्या होता है कि अन्य मुद्रा की तुलना में अपनी स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ये अवमूल्यन होता है। क्या होता है कि अन्य मुद्रा की तुलना में, एक मिनट, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटा देना, ठीक है, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटा देना, ये होता है अवमूल्यन। यानी अवमूल्यन यानी अव मतलब क्या होता है? अवनति, जानते होंगे, नीचे जाना। तो वही है, दूसरों की तुलना में, दूसरी मुद्रा की तुलना में अपनी जो स्वदेशी मुद्रा है इसको घटा देना, ये क्या होता है? अवमूल्यन होता है। अब तक भारत देश में जो है, भारत देश में 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, 1949 में, 1966 में, 1991 में, याद रखिएगा। पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में अब तक मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है, तो मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949 में, 66 में और 91 में, याद रखिएगा। और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। ये क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
3 बार हो चुका है मूल्यन भारत में अब तक, 1949, 66 और 91। ये चीज़ें याद रखेंगे। अवमूल्यन होता क्या है कि अन्य मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा को, स्वदेशी मुद्रा को घटा देना, ये अवमूल्यन होता है। फिर एक आता है आपका स्टैगफ्लेशन, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि जब मुद्रास्फीति भी बढ़ी हो और बेरोजगारी की मंदी भी बढ़ी हो, मंदी या बेरोजगारी भी लिख सकते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होता है, स्टैगफ्लेशन होता है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन होता है कि मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ी होती है और मंदी और बेरोजगारी भी बढ़ी होती है, तो उस समय हम क्या कहते हैं, इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो ध्यान से एक बार चीज़ों को सुन लेंगे हम कि जब कभी मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी आ जाती है, ठीक है, मुद्रास्फीति भी बढ़ी है, मंदी भी आ जाए उसी समय, तो ये हो जाता है स्टैगफ्लेशन हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति की उच्च दर तथा बेरोजगारी की उच्च दर जब एक साथ हो तो यह अवस्था आपकी कहलाती है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। फिर बात करेंगे विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या होता है कि जब अपनी पुरानी मुद्रा को छोड़कर, पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा चलाना, ये क्या होता है, विमुद्रीकरण होता है, ठीक है। पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा को चलाना क्या होता है, विमुद्रीकरण होता है। तो ये भी चीज़ हम याद रखेंगे, बस इतना ही याद रखना है विमुद्रीकरण में। अगर हम बात करें कि भारत में जो है पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था, 1806 में हुआ था। और ये पत्र मुद्रा का नियम किसने दिया था, प्रचलन का नियम किसने दिया था, ग्रेशम ने दिया था, ये ब्रिटेन के थे, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई। हमने क्या देखा, विमुद्रीकरण में क्या होता है कि पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा को चलाना, ये क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। और भारत में पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, 1806 में हुआ। और ये पत्र मुद्रा का नियम किसने दिया था, ग्रेशम ने दिया था, ये ब्रिटेन के थे। हम इनको याद रखेंगे। तो इतनी चीजें हमारी हो गई, स्टैगफ्लेशन, अवमूल्यन और विमुद्रीकरण, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बस उन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, फिर आगे हम क्या देखते हैं, एक परिभाषा है आपकी, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। किसने कहा है, क्रोमर ने कहा है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। वैसे आपका परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। फिर अब हम आते हैं मांग पे, डिमांड यानी कि मांग पे, ठीक है। तो मांग का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से हम सुनेंगे कि मांग का संबंध जो होता है अर्थशास्त्र में, मूल्य के मांग का संबंध अर्थशास्त्र में मांग का नियम कहलाता है, ठीक है। मूल्य का मांग अर्थशास्त्र में मांग का नियम कहलाता है। तो इसमें मांग में क्या होता है कि जब कीमत बढ़ती है किसी वस्तु की तो मांग जो है घट जाती है, और जब कीमत घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है। तो मांग का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज़ महंगी होगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और कोई चीज़ सस्ती होगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो मांग का नियम यही कहता है। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, मांग के नियम का अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। ये पूछा जाता है आपका, ठीक है। और कभी कभी अपवाद भी हो जाता है कि कीमत भी बढ़ी होती है और मांग भी बढ़ जाती है साथ साथ में, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन मांग का जो नियम है वो क्या है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी, क्या होता है, जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी, और जब कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। बस इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे। ये एरो से आप जान रहे होंगे कि ऊपर की तरफ है यानी बढ़ना, नीचे की तरफ है यानी घटना। तो ये चीज़ें आपको आई होप मांग की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्रतिपादन अल्फ्रेड मार्शल ने किया है, ये ब्रिटेन के थे, तो इनको भी हम ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं गिफेन वस्तुएं क्या होती हैं। तो गिफेन वस्तुएं वे होती हैं, अब देखिए गिफेन वस्तुएं जो हैं इनका मांग के नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको आप याद रखिए। इसका प्रतिपादन किया था रॉबर्ट गिफेन ने इसका प्रतिपादन किया था, और इसका मांग के नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब कीमत गिरती है किसी वस्तु की तो मांग भी गिर जाती है, और कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाती है। तो यही होता है गिफेन वस्तुएं, ठीक है। गिफेन वस्तुएं के बारे में हम एक बार और सुन लेंगे। देखिए ध्यान से सुनेगा, कुछ ऐसी निम्न वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करता है। इस पर क्या होता है, कुछ वस्तुएं होती हैं जिस पर उपभोक्ता जो है अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करता है। उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय कर देता है, अपनी आय का बड़ा भाग व्यय कर देता है। तो इतनी चीज़ों को समझेंगे। वैसे इतनी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, सीधा सीधा आपसे जो पूछा जाएगा वही चीज़ें हम बता रहे हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनका कीमत कम होने पर मांग भी कम हो जाती है। और क्या होता है, इन वस्तुओं पर मांग के नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी कभी होता है कि इनमें मूल्य में वृद्धि होती है तो मांग में भी वृद्धि हो जाती है, और मूल्य में कमी होती है तो मांग में भी कमी हो जाती है। नियम किसने दिया था, रॉबर्ट गिफेन ने दिया था, और मांग के नियम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे। तो ये होगी। अब फिर बात करते हैं मांग की लोच की। क्या बात करते हैं, मांग की लोच की। हो सकता है आपका समय हो रहा हो, लेकिन चीज़ें समझानी है इसलिए आपको समय थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं कि मूल्य में परिवर्तन की अनुक्रिया में किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। जैसा कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर 5% की कमी कर दी गई है, किसी वस्तु के मूल्य में अगर 5% की कमी कर दी गई है तो बिक्री यानी 15% बढ़ जाएगी। तो प्रभाव कितना पड़ जाएगा, बिक्री जो है 15, यानी कि थोड़ा सा रेट कम हुआ है तो बिक्री उसकी बढ़ गई है लगभग। तो क्या हम देखेंगे, मूल्य में परिवर्तन की अनुक्रिया में किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। यानी कि वस्तु की, देखिए मूल्य में परिवर्तन, ध्यान से देखिएगा, मूल्य में परिवर्तन की जब कोई अनुक्रिया होती है
मूल्य में परिवर्तन हो गया, ये क्रिया की गई। उसके बाद क्या होता है, किसी वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन, यानी कि जब पैसा कम हो जाता है, परसेंट कम कर देते हैं, कितने रेट छूट है या सस्ती है चीज़ें, तो क्या होता है मांग में उसके जो परिवर्तन हो जाता है उसी को मांग की लोच कहते हैं। तो अगर किसी वस्तु पर 5% की कमी कर दी गई है तो उसकी बिक्री जो है 15% बढ़ जाती है, जैसा कि उदाहरण हमने लिया है। तो यही आपकी मांग की लोच कहलाती है। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हो गई। चलिए हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बस चीज़ें हो जाती हैं। तो ध्यान से एक बार मांग की लोच और सुन लीजिएगा कि मूल्य में परिवर्तन की अनुक्रिया में किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को, जैसे कि किसी वस्तु में 5% की अगर कमी की जाती है तो बिक्री क्या है आपकी 15% बढ़ जाती है। तो इसी वृद्धि को जो है, तो जो ये वृद्धि होती है इसी को मांग की लोच कहते हैं। तो ये जो वृद्धि यानी परिवर्तन जो होता है इसी को हम मांग की लोच कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ों को हम देख लिए थे, इधर की चीज़ें हमने देख ली थी, इधर भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो जल्दी से हम देखते हैं अवमूल्यन देखा, मुद्रा अपनी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा की अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटा देना, ठीक है। 3 बार हुआ है अवमूल्यन अब तक भारत में, 1949 में, 66 में, 91 में, और ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। स्टैगफ्लेशन की बात करें कि जब मुद्रा स्फीति कभी कभी बढ़ती है उसके साथ साथ मंदी भी आ जाती है, तो ये अवस्था जो है स्टैगफ्लेशन कहलाती है। विमुद्रीकरण की बात करें कि पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत में पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 में किया गया था। नेम किसने दिया था, ग्रेशम ने दिया था, ब्रिटेन के थे। और डिमांड की बात करें, मांग की, ये प्रतिपादन किसने किया था, अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। कीमत, मांग में क्या नियम होता है कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, अगर कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। और कभी कभी अपवाद में हो जाता है कि कीमत भी बढ़ती है मांग भी बढ़ती है, वो चीज़ें अलग की हैं। गिफेन वस्तुएं क्या होती हैं, गिफेन वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिनकी उपभोक्ता जो है अपनी आय का बड़ा भाग इस पर व्यय कर देता है। तो इसमें क्या होता है, जब कीमत घटती है तो मांग भी घट जाती है और कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाती है। और ये प्रतिपादन किया था रॉबर्ट गिफेन ने, और इसका मांग के नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर बात करेंगे मांग की लोच का। तो मांग की लोच में क्या आता है, मूल्य के परिवर्तन की अनुक्रिया में किसी वस्तु के मांग में होने वाले परिवर्तन, जैसे किसी वस्तु के मूल्य में 5% की कमी आई है, मूल्य में अगर कमी आई है तो उसकी बिक्री जो है 15% बढ़ जाएगी। तो यही जो वृद्धि होगी, यानी कि जो वृद्धि होगी यानी परिवर्तन होगा, यही आपका मांग का लोच कहलाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही 2-3 वीडियो करके हम आपका इकोनॉमिक्स का जो ठोस मटेरियल है वो कंप्लीट करा देंगे। तो आप भी जानते हैं, अगर टेस्ट देते हैं तो आप जानते होंगे कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं। बाकी आपका पढ़ना काम है। 2 वीडियो हो चुके, तो उस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और आप उत्तर प्रदेश जो करंट में है, बजट है, और पुरानी वीडियो जो ओलंपिक की पड़ी हुई है, करंट से रिलेटेड पड़ी है, जो आपकी अगले एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, तो उनको भी देख लीजिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। और आपकी योजनाओं की वीडियो आ जाएगी, उसके लिए परेशान मत होइएगा, 2-3 दिन का समय दीजिए, बस आ जाएगी। इकोनॉमिक्स खत्म करके हम योजनाओं की वीडियो लाएंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।